नमस्कार। ज्ञान स्वर कोचिंग सेंटर के माध्यम से संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल द ज्ञान स्वर एकेडमी पे आपका स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने बताया था विद्युतीय क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। उसको विद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र बल भी कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग जाने थे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल क्षेत्र क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक बार पहले उस पर हम प्रकाश डालेंगे। विद्युत क्षेत्र मतलब उसका रिकैप हम थोड़ा सा कर लें कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल या विद्युत बल क्षेत्र क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पॉइंट, विद्युत का मतलब आप जानते हैं कि विद्युत कहने का मतलब चार्ज हो गया, आवेश हो गया। आवेश का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे उसमें आकर्षण, विकर्षण, उसका क्वांटाइजेशन, यह सारे प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसके कारण उसका एक क्षेत्र होता है, एक दायरा होता है, एक सीमा होता है, एक लिमिटेशन होता है, जहां तक वह आवेश अपने प्रभाव को दिखाता है। तो आवेश किसी स्थान पर, किसी बिंदु स्थान पर उपस्थित कोई बिंदु आवेश जहां तक अपने प्रभाव को दिखाता है, जहां तक अपना गुण प्रत्यारोपित करता है, गुण का सिस्टम किसी पर प्रभाव पर वह डालता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, विद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। और वह कितना तीव्र है यह कैसे हम पता करेंगे, तो जो आवेश दिया गया उस प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, वह चाहे आकर्षण बल हो, चाहे विकर्षण बल हो, कोई भी बल जो उस पर आप प्रति एकांक आवेश पर बल लगता है, उसको कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इनसेंट्रिसिटी, यानी कि वह कितना कैसे प्रभावशाली होगा, कैसे वह प्रभावशाली हम बनाएंगे। उसके लिए जैसे कि हमने बताया विद्युत क्षेत्र के लिए उसका हमको डायरेक्शन पता होता है कि कैसे आप उसको निर्धारित करते हैं। कैसे आप, जैसे दो सजातीय आवेश है तो आपको पता है कि दो सजातीय आवेश हैं तो उनमें क्या होगा, विकर्षण होगा। तो वह उसी के अकॉर्डिंग होता है, जैसे आवेश रखा जाता है उसके लंबवत जैसे वह रेखा खींची जाती है, उस रेखा के अकॉर्डिंग, उसको मिलाने वाली रेखा के अकॉर्डिंग उसका निर्धारण होता है। हम लोग यह जाने थे कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं ई से, इनसेंट्रिसिटी उसको कहते हैं। तो E = F/Q होता है, यानी कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, अध्यारोपित बल, आरोपित बल, जो भी हम कहें उसको हम क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिसके लिए हमने यह जाना था कि इसका मात्रक भी जो होता है वो या तो न्यूटन पर कूलाम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है। ये सब सारी बातों को हम लोग जान चुके हैं। अभी इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा, यानी कि बल लगेगा तो वह गति करेगा, गति करेगा तो किसी न किसी रेखा के अनुदिश करेगा। तो जिस रेखा के अनुदिश कोई गति करता है, तो अब यहाँ पर देख, दो तरह के आवेश होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ऋण आवेश में क्या होता है, ऊर्जा की क्षति होती है। धन आवेश में क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र रेखा तैयार होगा वह सामान्यतः तैयार होता है धन आवेश के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो प्रति एकांक आवेश या धन आवेश का जो गतिपथ होता है, जो गतिपथ का रास्ता तैयार किया जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक काल्पनिक रेखा जो धन आवेश के गति का निर्धारण करती है या कोई धन आवेश उसमें गति कर सकता है, तो वह उसका विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। अब यहाँ पर जब यह गति करेगा तो जैसे विद्युत क्षेत्र में अगर बदलाव होगा, विद्युत क्षेत्र में बदलाव कब होगा, तो जब आवेश के परिमाण में कमी या अधिकता होगा तो विद्युत क्षेत्र में ही बदलाव होगा। जितना आवेश शक्तिशाली होगा, विद्युत का परिमाण यानी कि आवेश का परिमाण जब बढ़ेगा तो विद्युतीय क्षेत्र बढ़ेगा। जब विद्युतीय क्षेत्र बढ़ेगा तो उसके द्वारा लगने वाले बल का परिमाण बढ़ेगा और उसके कारण उसके आवेश के दिशा में, उस बल की दिशा में परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन के कारण उसका जो क्षेत्र रेखा होता है विद्युत बल रेखा का, वह एक वक्र के रूप में तैयार होता है।
यानी कि हम यहाँ पर परिभाषा को मॉडिफाई करके ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक वक्र सतह या काल्पनिक वक्र रेखा जो उसमें आरोपित या उसमें शामिल किसी धन आवेश के गति का निर्धारण करता है या कोई धन आवेश उसमें गति कर सकता है, वह उसका विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो गति, जो उसमें दिशा का निर्धारण होगा, जो धन आवेश अपनी गति को करेगा, वह जिस रेखा पर करता है, जिसके अकॉर्डिंग करता है, वह क्षेत्र रेखा जो काल्पनिक होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके प्रभाव को हम समझ सकते हैं उस रेखा के अनुसार कि कैसे यह प्रभाव को दिखा रहा है। यह सारे प्रभाव को हम समझेंगे इसके गुण में, लेकिन यह अभी हमने परिभाषा दिया कि क्या इसका परिभाषा होगा। अब देखिए, इसी परिभाषा को जो हमने समझाया, इसको हमने यहाँ पर नोट किया है। क्या? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए स्वतंत्र धन आवेश के पथ को हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कब होता है? तो किसी पॉइंट पर, किसी सरफेस पर जब आवेश उत्पन्न होगा, उसके कारण वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि किसी बिंदु पर उपस्थित कोई आवेश जो होता है, अपने चारों ओर एक सीमा बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रॉपर्टी को दिखा पाता है। और उस विद्युत क्षेत्र में वैसा आपको विद्युत क्षेत्र में रखे गए अगर कोई धन आवेश है, तो वह धन आवेश का जो पथ होता है, जिस पथ पर वह गति कर सकता है या गति करता है, उसी को हम रेखा को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यह बात कि हमने बताया कि कैसे, तो जब आवेश का परिमाण घटेगा या बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो बल के डायरेक्शन में, बल के परिमाण में, बल के दिशा में परिवर्तन होगा, और उसके कारण आवेश के दिशा में यानी कि विद्युत के दिशा में परिवर्तन होगा। यानी कि अंततः वह घूमते घूमते क्या हो जाता है? तो उसका पथ जो होता है वह एक वक्र पथ हो जाता है। तो हम इसको सतत वृत्ताकार या वक्राकार पथ कह सकते हैं, या सतत काल्पनिक वक्र कह सकते हैं, जिसमें कोई स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। अब देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र होता है। क्या होता है? काल्पनिक वक्र होता है। अभी हमने बताया कि वह वक्र कैसे तैयार होता है। काल्पनिक इसलिए हो गया क्योंकि हमको यह दिखाई नहीं देता है, सिर्फ जब वहां पे कोई आवेश ले जाते हैं, उसके समान हो या विपरीत हो, तभी उसके प्रभाव को हम जान पाते हैं। तो काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धन आवेश गति करने का प्रयास करता है, वह गति करता है। अब इसी को, इन दोनों को मिला करके हमने एक बनाया, क्या? एक अन्य परिभाषा। अब यहां पर हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जब वह काल्पनिक वक्र तैयार होता है, उस काल्पनिक वक्र की कोई भी हो, जैसे यहां पर कोई आवेश है, तो अब गुण में हम जानेंगे, सामान्यतः एक वक्र कैसा भी बने, इस वक्र के पर कोई अगर रेखा खींच दे, तो इसका जो स्पर्श बिंदु से खींचा गया रेखा होता है, वह उसके दिशा का निर्धारण करता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींच दे, तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु का, उस क्षेत्र रेखा के दिशा का निर्धारण करेगा। और आप तो जानते हैं कि किसी भी वक्र में प्रत्येक एक बिंदु से डायरेक्शन चेंज होता है। यानी कि प्रत्येक एक बिंदु से अगर कोई होकर के कोई स्पर्श रेखा हम खींचे, तो वह आपका स्पर्श रेखा जो है वह एक प्रत्येक बिंदु के दिशा को बताएगा कि जा रहा था ऐसे, लेकिन उस पर लगने वाले बल के कारण, विद्युतीय बल के कारण उसके दिशा में परिवर्तन हो गया। तो अब यहाँ पर दोनों को मिला करके फाइनल हम एक जो परिभाषा दे सकते हैं इसका, यह भी हम परिभाषा दे सकते हैं, यह भी परिभाषा लिख सकते हैं। यह सबसे सरल परिभाषा है, इसका आप निर्धारण कर सकते हैं। इससे बेहतर यह हुआ, आप इसको लिखेंगे तो सब इसमें इंक्लूड है। देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरे शब्दों में, यह एक काल्पनिक सतत वक्र रेखा होता है। यह मतलब कौन? विद्युत क्षेत्र रेखा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि परिभाषा हमको देना है। यह एक काल्पनिक सतत वक्र रेखा होता है जिस पथ से होकर सामान्यतः कोई आवेश यानी कि यहाँ पर बेसिकली धन आवेश ही होगा, क्योंकि उसी पर ऊर्जा का मान अधिक होता है, तो वहीं ज्यादातर काम करता है। इसलिए धन आवेश
आप लिखे तो बेहतर है। आप ऐसे कोई भी आवेश में यह काम होता है, ऋण आवेश के लिए भी काम होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे धन आवेश जब होता है तो यहां से यह निकल करके बाहर की ओर जाता है, लेकिन ऋण आवेश होता है तो बाहर से इसमें आता है, समाहित होता है। अभी हम लोग गुण में हम बताएंगे तो आप जानेंगे कि धन आवेश में जो उसका परिमाण होता है वह आवेश से निकल करके अनंत की ओर जाता है और अनंत से ऋण आवेश में शामिल होता है, और धन आवेश से निकल करके ही ऋण आवेश में वह प्रवेश करता है आवेश। तब यहाँ पे इस सबको हम जानेंगे। तो क्या है, यह एक काल्पनिक सतत वक्र होता है जिस पथ से होकर सामान्यता कोई आवेश, तो सामान्यता कोई आवेश, अब इस आवेश में आप लिख सकते हैं कौन आवेश, धन आवेश। सामान्यता कोई आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है उस काल्पनिक रेखा के लिए किसी बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो उसके दिशा का निर्धारण करती है। यानी कि स्पर्श रेखा क्या बताता है, तो उसमें शामिल उस काल्पनिक वक्र के किसी बिंदु के दिशा का निर्धारण होता है, किसके द्वारा, जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसके द्वारा। तो यह तो हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या कहलाता है, क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब हम लोग चुंबक में चलेंगे, मैग्नेट जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यह सब बातें छोटी छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह परिभाषिक शब्द है लेकिन यह कॉन्सेप्ट को देता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। जो भी स्टूडेंट नए इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा जरूर देखिएगा, जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस एकदम गहराई में उसके बॉटम ऑफ पॉइंट तक जाना पड़ता है साइंस को समझने के लिए। तो इसलिए उसको एकदम पूरा देखेंगे वीडियो। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपको सारे वीडियो मिले। अब इसमें हम आगे अभी जानेंगे इसमें इसका क्या, तो गुण, विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण। तो आइए देखते हैं इसका गुण। तो अब इसके गुण में हम जानेंगे, जैसा कि हमने बताया कि ऐसे तो सब कुछ महत्वपूर्ण होता है, धन आवेश के गुण से ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, तो सब कुछ जो भी होगा वह धन से ही संबंधित हम काम करेंगे, धन आवेश से संबंधित काम करेंगे। जैसे कि धन आवेश पे आवेश का मान ज्यादा होता है, ऊर्जा ज्यादा होता है, तो जो वहां से क्षेत्र रेखा तैयार होता है तो वह क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकल करके अनंत की ओर जाता है, यानी कि बाहर की ओर जाता है। तो किसकी तलाश में, तो जहां कमी होता है उस आवेश को, उस पॉइंट को देने के लिए, यानी किधर की ओर, तो अनंत की ओर जाता है, लेकिन ऋण आवेश की खोज में जाता है क्योंकि वहां पे ऊर्जा का मान कम होता है, तो उसकी खोज में वह अनंत की ओर जाता है। तो अगर कोई धन आवेश हमने यह ले लिया कि यह धन आवेश है, यहां से विद्युतीय क्षेत्र रेखा जो निकलता है वह अनंत की ओर गमन करता है, वह अनंत की ओर गमन करता है। हम इसको ऐसे डायग्राम से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए धन आवेश से निकल रहा है और अनंत की ओर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यह हम डायरेक्शन का निर्धारण कर सकते हैं कि धन आवेश से निकला हुआ विद्युतीय क्षेत्र रेखा अनंत की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ऋण आवेश का तो कोई महत्व ही नहीं है, वहां से कोई आवेश निकलता नहीं है, वह स्थिर रहता है, वहां से उसके द्वारा कोई क्षेत्र रेखा का काम नहीं होता है। क्योंकि अब यहां से कैसे अब ऋण आवेश क्षेत्र रेखा के साथ संयोजित होगा, तो धन आवेश से जो क्षेत्र रेखा आएगा वहीं जाकर के ऋण आवेश में संयोजित हो जाता है। अब हम इसको कैसे कह सकते हैं कि अनंत से आती हुई विद्युतीय क्षेत्र रेखा, तो अनंत से आ रहा है तो कोई भी क्षेत्र रेखा आएगा तो समझ लीजिए कि वह धन आवेश से ही आएगा। ऋण आवेश से कोई क्षेत्र रेखा आपको न निकलता है न बनता है। तो यहाँ पर हम उसको कैसे दिखाएंगे, तो हम इसको दिखा सकते हैं कि यह ऋण आवेश हो गया, अनंत से जब कोई क्षेत्र रेखा आएगा तो आकर के ऋण आवेश में संयोजित हो जाएगा। ऐसे संयोजित हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब अगर धन और ऋण दोनों एक साथ दिए गए हों तब फिर वही बात होगी, क्या होगा, तो धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाएगा।
ऋण आवेश से किसी प्रकार का कोई क्षेत्र रेखा क्लियर नहीं होता है। ऋण आवेश का आपको क्षेत्र रेखा से कोई संबंध होता ही नहीं है, वह बस अस्थायी होता है, एक जगह होता है, वहां से निकला हुआ धन आवेश से जो आपको क्षेत्र रेखा होता है वही ऋण आवेश में प्रवेश करता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह प्लस हो गया और यह एक माइनस हो गया। अब इसको कैसे दिखाएंगे? अब इसको दिखाएंगे कि ऐसे आपको आया और यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा ऋण आवेश में। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा जैसे अब यहां से हम बता सकते हैं कि ऐसे निकल रहा है और अनंत की ओर जाएगा, आप ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे दिखा सकते हैं। यहां पर अनंत से आकर के इसमें प्रवेश करेगा, अनंत से आकर के इसमें प्रवेश करेगा, यानी कि जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस क्षेत्र रेखा में वह किसकी होती है? तो केवल और केवल धन आवेश की होती है। यह भी हम बताया है कि कैसे होती है। अब इसके बाद चौथा इसका गुण देखेंगे। तो चौथा जो इसका गुण है वह कहता है कि अगर द्वितीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, जो क्षेत्र रेखा तैयार होता है उसके किसी बिंदु पर, यह हमने परिभाषा में बात बताया था, उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर उसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो उस बिंदु पर द्वितीय क्षेत्र की दिशा और उस बिंदु पर धन आवेश का कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित वह करती है। कौन प्रदर्शित करती है? तो वह स्पर्श रेखा प्रदर्शित करती है। हमने बताया है कि किसी भी वक्र में अगर कोई वक्र तल लिया जाए तो सबसे बड़ा वक्र तल, वृत्त, पाराबोला, क्या कहते हैं कि अतिपरवलय, यह सभी तो वक्र ही होते हैं। इसमें किसी भी वक्र में किसी एक बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारण करेगी एवं उसके साथ साथ उस पर लगने वाले आरोपित बल की दिशा का भी निर्धारण करती है। अब यहाँ पर इसके अलावा यह परिभाषा में बात बताया गया है कि यहाँ पर क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके दिशा का निर्धारण करती है। इसके बाद कभी भी दो क्षेत्र रेखाएं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है इसको देखिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर यह एक क्षेत्र रेखा है और एक यह क्षेत्र रेखा है, दोनों अगर यहाँ पर काट दिया तो यह तो कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के लिए। तो यहां से अगर एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, तो यहाँ पर एक ही बिंदु का दो दिशा हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि इसका एक ही दिशा होगा, किसी भी उस क्षेत्र के बिंदु का केवल एक ही दिशा होता है, लेकिन इसके कटान के चलते यहाँ पर एक ही बिंदु का दो दिशा मिल जाएगा, जो कि असंभव है। इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। तो इसलिए वह दोनों क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं क्रॉस करेगा। जैसे समान वे में इसको समझिए कि अगर हम किसी सड़क से वन वे से जा रहे हैं, आपको कोई दूसरा सड़क मिल गया और दोनों सड़क एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो उस स्थिति में आपको क्या होगा कि आपको दिशा का निर्धारण, आपको दाएं जाना है। अगर किसी जगह पे जाना है और पहली बार जा रहे हैं तो वहां पे कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि अब यहां से हमको किधर जाना है। तो इसीलिए जब वह क्रॉस करेगा तो वहां पे दिशा का निर्धारण संभव नहीं होगा। तो इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन होगा कि दो क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर किसी बिंदु पर नहीं काटती है, क्यों? एक दूसरे को परस्पर किसी बिंदु पर नहीं काटती है, क्यों? तो आपका जवाब होगा क्योंकि अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं आएगी और दो स्पर्श रेखाओं के कारण एक बिंदु के दिशा का निर्धारण संभव नहीं हो सकता है। या इसी टर्म को आप लिख सकते हैं क्योंकि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यह आपका प्रश्न हो गया, यहां से आपका आंसर शुरू हो गया। क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे कि यहां पर देखिए दिखाई दे रहा है, खींची जा सकती है।
जो एक ही बिंदु पर दो दिशाओं को प्रकट करेगी, यानी कि जब एक ही जगह कट जाएगा तो वहां पर आपको दो दिशा मिल जाएगा, जबकि आप जानते हैं कि केवल एक ही दिशा का निर्धारण यहाँ पर किसी एक बिंदु के लिए होगा। तो इसलिए यह असंभव है कि वह दोनों क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। इसके अलावा अब समान दूरी पर स्थित जो समांतर बल रेखाएं हैं, माने एक दूसरे के समांतर है, वहां पर एक समान द्वितीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है, लेकिन वहीं अगर असमान दूरी है वहां पे असमान द्वितीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। कैसे? तो देखिए, मान लेते हैं कि एक आपका यह क्षेत्र रेखा हो गया, एक आपका यह क्षेत्र रेखा हो गया, यहां से प्रत्येक बिंदु का दूरी समान है, यहां पर यह क्या होगा, समान द्वितीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यही अगर यह क्षेत्र रेखा ऐसे घूम गया, अब देखिए असमान दूरी हो गया, अब इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर असमान द्वितीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। यानी कि अगर समान दूरी पर समांतर बल रेखाएं हैं तो वह समान द्वितीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। जैसे यह सब समान दूरी पर है तो इसका द्वितीय क्षेत्र और इसका द्वितीय क्षेत्र समान होगा, लेकिन यहां पर असमान है इसलिए असमान द्वितीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। यह द्वितीय क्षेत्र रेखा के प्रॉपर्टीज हो गए। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, आपको सब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि समान दूरी पर स्थित द्वितीय क्षेत्र रेखा में कैसा द्वितीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है क्या दो द्वितीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है, इसको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यह है थ्योरी, लेकिन आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप इस भी काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी होने वाली नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो आप साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का आप कॉन्सेप्ट थ्योरी अगर आप समझ लेते हैं, थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आप जान लेते हैं, तो आपको आगे न्यूमेरिकल में या इससे संबंधित कोई भी बात होगा तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अगर कोई द्वितीय क्षेत्र निर्धारित होता है तो उस द्वितीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई बिंदु है तो वहां पर उस बिंदु पर द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि किसी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु पर आवेश अगर है तो उस आवेश के लिए हमको द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। यानी कि अगले क्लास से द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हमको ज्ञात करना है द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता, और द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता को हम निकालेंगे। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर अगर जो आवेश है उसके लिए हमको तीव्रता का गणना करना है। इस तीव्रता की गणना करने से पहले हमको द्वितीय विभव, यानी कि एक साथ अब हम लोग दो काम करेंगे, एक विभव का भी गणना करेंगे, एक तीव्रता का भी गणना करेंगे। तो अभी तो हम लोग ने जाना द्वितीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सारे कंसेप्ट को जाना। अब हम लोग अगले क्लास में विभव जानेंगे, विभव के साथ साथ अब वहां पे हम विभव की गणना करेंगे। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई आवेश है तो उसका विभव निकालेंगे, उसका तीव्रता निकालेंगे। इसके अलावे इसको करने से पहले अभी हम लोगों को विभव का परिभाषा आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि कैलकुलस से है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। केवल फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, जहां से आपको फिजिक्स में कुछ जो आपकी बात है, कुछ टर्म्स है, वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो उस काम को आप आसानी से कर सके, उस काम को आसानी से करने के लिए, कराने के लिए हमको यहाँ पर कलन को जानना होगा, डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को जानना होगा। तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे विभव और कलन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में